तो हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं रजाग्राफी को। काफ़ी मज़ा आने वाला है रजाग्राफी को। अगर आप नहीं किए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को जाके कर लीजिए फॉलो और हमारे चैनल को भी कर लीजिए फॉलो। काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। परिवारवाद क्या होता है, अभी आप इस वीडियो में पूरा चीज़ देख सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, लास्ट तक आप बने रहिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। नारा लगना शुरू हो चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि अब देश की जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कैसे बैठा है। इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर लोग एआई से सवाल करके और सवाल करके जवाब से ही मोदी सरकार की धोती खोल रहे हैं। सीधी बात करेंगे और आज आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग की मजबूरी क्या है। जैसे आप एक अकाउंट को देख रहे हैं, पैरोडी अकाउंट है, अक्सर सटायर काफी मजा आने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। बेहतरीन तरीके से इसने एआई से बात की है और सवाल करके मोदी सरकार आज हवा में कैसे है पता लगाया है। ये देखिए भाई ग्रोक जी नोएडा शहर की डीएम कौन है, इनका हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से क्या नाता है, तो जानकारी हैरान करने वाली है। जवाब आता है भाई नोएडा गौतम बुद्ध नगर की वर्तमान डीएम श्रीमती मेघा रूपम हैं, जो 2014 की बैच की आईएएस हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पुत्री हैं। ज्ञानेश कुमार की, जो कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी बेटी नोएडा की डीएम हैं। फिर अगला सवाल रोल्फ गादी करते हैं 2.0 कि धन्यवाद ग्रोक भाई, एक बार ये और बता दो कि पड़ोस के सहारनपुर में डीएम कौन है और उनका हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश जी से क्या नाता है। भाई चैट जीपीटी शर्म ही नहीं कर रहा। चैट जीपी ने तुरंत जवाब दिया कि भाई सहारनपुर के वर्तमान डीएम श्री मनीष बंसल हैं, जो 2014 के बैच के आईएएस हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी पुत्री मेघा रूपम के पति। आहा, समझ में आई भैया, खानदान के लिए बैटिंग कर रहा है आदमी। अगला सवाल, काफी जानकारी रखते हो ग्रोक भाई, फिर तो शायद आपको यह भी पता होगा कि श्रीनगर के डीएम कौन है और उनका हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से क्या रिश्ता है। भाई ग्रोक ने फिर जवाब दिया कि श्रीनगर जम्मू और कश्मीर के परिवारवाद इसे कहते हैं। श्री अध्यक्ष लाबरू हैं, जो 2018 बैच के आईएएस हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त के ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। उनकी छोटी पुत्री अभिश्री के पति। बताओ। इसके बाद एक और सवाल किया जाता है कि अच्छा ग्रोक भाई, काफी मेहनती और हुनरमंद परिवार है। वैसे ये अभिश्री जी भी जम्मू एंड कश्मीर में तैनात रही होंगी क्या? अगर इनके पति श्रीनगर में है तो वैसे आमतौर पर आसपास ड्यूटी होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ग्रोक ने रिप्लाई किया, भाई अभिश्री कुमार आईआरएस अधिकारी हैं और वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन एक श्रीनगर में तैनात हैं। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हैं दोनों, जबकि उनके पति डीएम श्रीनगर है ना। पति पत्नी एक ही जगह पोस्टिंग आमतौर से नियमों में मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ ऐसा है। यानी आसान भाषा में चुनाव आयोग का जो मुख्य आदमी है ज्ञानेंद्र, वो इतना ज्ञानी है और उसके पास पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी है कि इस वक्त पूरे भारत में सबसे पढ़ा लिखा परिवार उसी का है। बेटी डीएम, दामाद डीएम, सब इंस्पेक्टर, सारे खानदान में इंस्पेक्टर, 20-20 घर में डॉक्टर, जो अधिकारी हैं वो एक ही शहर में तैनात हैं। पूरा खानदान, पूरा परिवार देश के तंत्र पर राज कर रहा है। अब समझ में आया? ऊपर से जब प्रेशर आता है तो पढ़ा लिखा आदमी भी उल जुलूल बातें करता है। ज्ञानेंद्र को यह टेंशन जरूर होगी
कि अगर मैंने सच बोल दिया या मैं फंस गया तो मेरा जो पूरा परिवार, मैंने जो परिवारवाद फैलाया है, ये सब नाली में बह जाएगा। आइए और जानकारी और क्लैरिटी के लिए आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीर। पहली तस्वीर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर की माननीय डीएम मेघा रूपम हैं और उनके पति सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल हैं। देखिए, दो बच्चे हैं, बच्चों के चेहरे को हमने पूरी तरह से छुपा दिया है। ये पब्लिक सर्वेंट हैं, दोनों जनता के बीच रहते हैं, सोशल मीडिया पर 1000 पोस्ट हो चुकी हैं, लिहाजा हमने फिर भी शर्म करी है और हमने पूरी तरह से प्राइवेसी का ध्यान रखा है। ठीक, तो दोस्तों पूरा लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। देखिए किस तरीके से परिवारवाद किसे कहते हैं, देखिए इसमें, और देश का जनता गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, काफी आप लोगों को समझ में आने वाला है किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में एक से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, लेकिन देखिए किस तरीके से एक ही घर का और एक ही खानदान के लोग किस तरीके से ऊंचे पोस्ट पे है। दूसरी तस्वीर में ज्ञानेश कुमार की बेटी IRS अधिकारी अभिश्री कुमार हैं, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हैं और श्रीनगर में ही तैनात हैं। उनके पति श्रीनगर जम्मू कश्मीर के डीएम अध्यक्ष लाबरू हैं। इतना होनहार परिवार है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। ये आज ऐसा परिवार हम देख रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। भाई देखिए, फैक्ट डायरी नाम का एक अकाउंट है, इसने बहुत संक्षिप्त में चीजें खोल दी हैं। जैसे ज्ञानेश कुमार जी और परिवार, बेटी मेघा रूपम डीएम है, बेटी दूसरी जो है अभिश्री IRS है, दामाद मनीष बंसल डीएम है, दूसरे दामाद अक्षय लाबरू वो भी डीएम है, भाई जो है मनीष कुमार वो भी IRS हैं, बहनोई उपेंद्र जैन IPS हैं। दैनिक जागरण के अनुसार परिवार में 28 डॉक्टर हैं, इनके पिताजी डॉक्टर थे। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के परिवार को देखें। संयोग है या प्रयोग, इससे आगे दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब देखिए, सुप्रिया जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने जब ग्रोव के रिप्लाई को देखा तो उन्होंने वो ट्वीट रिट्वीट करते हुए कहा, ओहो, पूरे कुनबे के लिए बैटिंग हो रही है, यानी पूरे कुनबे की नौकरी बचाने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार का साथ दिया जा रहा है। अब समझ में आया कि ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो खुलकर धमकी भरा लहजा विपक्ष की पार्टी के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उल जुलूल बयान क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, देश के अंदर एक से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। भाषणबाजी क्यों कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने कहा था राहुल गांधी से कि माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन यह वीडियो इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है? के मास्टर ब्लास्टर जो ऊपर बैठे हैं ज्ञानेश जी, अगर इनके
कल परसों के बयान को आप सुने तो आपको पता चलेगा कि मोदी की पोल इस आदमी ने चुनाव आयोग ने खुद खोली है। कुछ साल पहले तक हमारे देश का प्रधानमंत्री ये वादा कर रहा था कि मैं गरीबों को घर दूंगा। 2021-22 तक मतलब सबको घर मिल जाने चाहिए थे, कोई बेघर ना होता। लेकिन आज चुनाव आयोग ने खुद खुलासा कर दिया है कि प्रधानमंत्री इस देश का जो है वो जनता से झूठ बोल रहा है। और ये मोदी है, ये चौकीदार है। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। 6 years later. 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। गजब टूबी बात। बात तो सही है। तो दोस्तों बार बार झूठ बोलने से क्या होता है ना कि झूठ भी सही लगने लगता है। बार बार झूठ बोलने से आपको वो झूठ झूठ नहीं सच लगने लगता है। आप लोगों का क्या मानना है? मोहतरम हजरात, अब सब खुलकर साफ हो गया है कि आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो चुनाव जीते कैसे। सारे सवालों के जवाब आम जनता को मिल चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बिल्कुल सही वार्निंग बात देना है। चाहूंगा, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। लेकिन एक चीज और है, दंगे भी हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो। मैं तमाम हिंदू भाइयों से लेकिन कहूंगा, इसमें हाथ गरीब जोड़कर लोग ही निवेदन मरता करूंगा है, अपने चाहे तमाम मेरे हिंदू मरे या भाइयों से, मुसलमान। किसी के बहकावे बिल्कुल में नहीं ना आओ आए। भाई। ये जो भाजपा बिल्कुल सही के बोल रहे नेता राजा भाई। हैं, जो धर्म का चोला पहनकर आपकी भावनाओं के साथ खेलते रहते हैं, याद रखिएगा इस बार मत फंसिएगा, क्योंकि ये हिंदू जागा हुआ है बोलकर आपको सुला देते हैं, आपके अंदर के इंसान को ये मार देते हैं और सिर्फ नफरत से पैदा हुआ राक्षस आपके अंदर पैदा कर देते हैं, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है। काफी मजेदार है याद दोस्तों। रखिएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा देख है? लीजिएगा आजकल में ही हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम भारतीय हैं, अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, तो इस बार झूठों के जाल में मत फंसिएगा। ज्यादा देर चुनाव आयोग और मोदी पे बोलूंगा तो हो सकता है पेट में दर्द होने लगे। तो आइए भाजपा के दूसरे कांडों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, घमंड इंसान को ले डूबता है। अब आपको पता है कि केजरीवाल को जब से हराया, या यूं कहूं जब से बीजेपी दिल्ली में आई, दिल्ली के वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था वो भी कह रहे हैं कि भैया दिल्ली बर्बाद हो गई। अब जिन लोगों ने मोदी को वोट देकर भाजपा को दिल्ली में लेके आए, जो इस नारे में बह गए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भावनाओं में बहकर हिंदू समुदाय ने जमकर बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी जीत गई और जीतते ही दिल्ली में सारे खेल पलट दिए। यहां तक कि प्राइवेट स्कूल ने लंबे समय के बाद फीस बढ़ानी शुरू कर दी। जिन भचपिल्लों ने मोदी को वोट दिया था वो भी विरोध करने लगे। अब जब तगड़ा विरोध हुआ तो दोस्तों ये वीडियो सामने आया, पेरेंट्स को बुलाया गया भाजपा के नेताओं के द्वारा, या आसान कर देता हूं, शिक्षा माफियाओं और निजी स्कूल के हितैषी दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली के पेरेंट्स को बुलवाया। इस दौरान जो माँ बाप थे बच्चों के, उन्होंने सवाल कर लिए दिल्ली के भाजपा के शिक्षा मंत्री से कि सर ये भी मसले आ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम, ये फीस बढ़ाए जा रहे हैं, जब देखो फीस बढ़ा रहे हैं। तो सवाल जिन पार्टी का नेता प्रधानमंत्री है, जिसने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब नहीं दिया, अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करी, उसके नीचे काम करने वाले क्या किसी सवाल को पसंद करेंगे?
दिल्ली के शिक्षा मंत्री बुरी तरह से भाजपा के नेता भड़क गए, पेरेंट्स पर ही भड़क गए जिन्होंने उन्हें वोट दिया। आज भाजपा उन्हीं के मुंह पर जूता मार रही है। लायक तो इसी के हैं। हजरत अचानक माहौल गर्म हो गया, पेरेंट्स कहने लगे तो भाई दोस्तों आप अपने वोट की ताकत को पहचानिए। लेकिन ऊपर से दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने यूं और कह दिया, जिसको रुकना है रुके, जिसको जाना जाए। देखिए आपकी सुनेंगे, लिख कर ले लेंगे आपसे। बैठिए आराम से। हाँ अपना घर में है मेरा। अरे मैं बुलाऊंगा अपने घर पे, मंच सजाऊंगा, खाना खिलाऊंगा तो अपने ही प्रचार करूंगा, तुम्हारा करूंगा। अरे बैठ जाओ यार, मेरे को नहीं पॉइंट में दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं। पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हमारी बातें तो सुनो, हमें किस लिए बुलाया आपने? हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किस लिए गया? मेरे को पता है जो करने वाले आए। आइए चलिए, जिनको जाना जा सकते हैं, कोई बात। हाँ सर हमें बुलाया आप लोगों ने, हमारी बात तो सुने ना सर। गुलाटी साहब बड़े क्या हो गया? 27 साल में जिन्होंने खराब की थी एजुकेशन। तो दोस्तों यही जब वोट लेने के लिए आएगा तो हाथ जोड़ के आएगा, लेकिन देखिए जीतने के बाद किस तरीके से बात कर रहा है। तो इसके लिए संविधान ने आपको जो वोट देने का ताकत दिया, उस ताकत को पहचानिए। देश को बेच रही है, यह बात सालों पहले आई, लेकिन जनता ने जुमला समझा कि यार विपक्ष की पार्टी प्रधानमंत्री को बदनाम कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि सच में देश को अदानी और अंबानी को बेच दिया गया है। आसाम में याद है आपको, अभी कुछ दिन पहले की वारदात है और अभी भी ये चल रहा है कि आसाम के मुसलमानों को मार पीट कर उनकी जमीनों और घरों से निकाला जा रहा है, जिसमें हिंदू भी दो चार लपेटे में आ ही जाते हैं। हजरात आज पूरे हिंदुस्तान में अवैध निर्माण के नाम पर कॉलोनियों को जो खाली कराकर जमीन को पाट कर सफा करके इजराइल की तरह जैसे गाजा को और फिलिस्तीन को उजाड़ कर कब्जा किया जा रहा है, ऐसे ही भारत में इलीगल एंक्रोचमेंट बोलकर जमीनों को उजाड़ कर खाली करके बिल्डिंगों को गिराकर वो जमीन किसे दी जा रही है? आसाम का मामला है। आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा जो मुसलमानों के खिलाफ नथुड़े फुला कर जहरीले बयान देते हैं, उनकी असलियत सामने आई है। आसाम में बीजेपी की सरकार 3000 बीघा जमीन, जी हां, अदानी अंबानी को देने की तैयारी कर रही है। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा और जज के सामने यह बात गई तो जज हिलकर रह गए। जज साहब कहेंगे आर यू सीरियस? 3000 बीघा जमीन पूरा स्टेट दे रहे हो क्या? पूरा शहर बेच रहे हो क्या? भाई हेमंत बिस्वा यानी भाजपा देश को किस तरह से बेच रही है। तुमको लगा दिया यहां हिंदू मुसलमान में, तुमको लगा दिया यहां जहर फैलाने में, तुमको लगा दिया दंगा कराने में, और इधर से देश बेच दिया। यह चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट रूम परिसर का वीडियो जो इस वक्त पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं दिखाऊंगा। कानून क्या कह रहा है, जज साहब का जो रिएक्शन है देखिए। तो दोस्तों आपसी भाईचारा बनाए रखें। Mahabir Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, allotted 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, your lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, your lordship, for establishing there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. देखा दोस्तों, तो देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने चला गया यार। हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। हिंदुओं को कैसे भगाते हैं? मस्जिद तोड़ दो इनकी, मजार पे हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अंदर अंदर ये हो जाता है, मुस्लिम बहन बेटियों से ब्याह करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। हिंदू इसी में घुसे, पीछे से जमीनें बेच रहे हैं, भारत माँ की, भारत माँ, भारत माता, भारत, और अपनी अम्मा को बेच रहे हैं ये अमीरों को। आज देश का युवा चाहे कहीं का भी हो, मोदी सरकार की औकात पहचान चुका है। ये जो भाजपा करती है, मोदी कर रहे हैं, ये दुनिया और देश का युवा समझ चुका है। बिहार के एक युवा के मुंह में गोदी मीडिया ने माइक घुसा दिया और उसने जैसे रेलाई शुरू करी भाजपा की बिहारी नौजवान ने, तो भाई साहब माइक हटाना पड़ गया। देखिए अभी जो मोदी जी कर दिए हैं देश तो दोस्तों, आपसी मोहब्बत बनाए रखिए, नफरत नेताओं के चक्कर में नहीं पड़िए। नेता इसी तरीके से आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पर मोदी जी ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि वोट कर रहे हो आप उनको, पर मोदी जी का ये जो वोट कर रहे हो मोदी जी के खाते में जा रहा है। अब मोदी जी माने एगो हम लोग यहाँ दर होता है, एगो महादर होता है, माने दोगलई का, तो जो माफ कीजिएगा इस तरह की भाषा ये उचित नहीं है। और हमारे साथ और भी युवा हैं, तो राहुल गांधी से देखा पूरा एकदम मतलब पसीना पसीना। हाँ बिल्कुल जोश भरी भेंट मुलाकात हुई। हाथ मिलाया आपने? हाँ, उन्होंने देखा, अभिवादन भी कर रहे थे, हम अभिवादन कर रहे थे और ये हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल है। और भी कुछ युवा हैं जी बोलना यही चाहते हैं राहुल गांधी जी के बारे में कि उन्होंने जिस तरीके से पेशकशी की मंच पे, खुले मंच में अकेले जाकर, पूरे भारत के मीडिया चैनल ने अकेले जाकर उन्होंने प्रस्तुति दी जो वोट चोरी के खिलाफ जो मोदी जी कर रहे हैं, इनके उनको नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे लंबे आंकड़ों से उनके कोई भी नेता जो गए गुजरे नेता 3-3 लाख 4-4 लाख के आंकड़ों से वो क्या करते हैं कि जीत जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट की रियलिटी है उनका ये दिखा रहा है कि लोग गालियां बक दे रहे हैं। युवा समझ चुके हैं कि मोदी कर क्या रहे हैं। देश का एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला ही पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है कई सालों से, जनता अब थक चुकी है, समझ चुकी है। अब इनकी रैलियों में जाने के लिए युवा लोग नहीं, मतलब चुनाव में ये वोट से खेलकर, मशीनों में जुगाड़ लगाकर जीत तो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर रैली कैसे करें, पैसा लेकर भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो अब इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। परसों मैंने आपको दिखाया था। अब एक और वीडियो सामने आया है कि एमसीडी के जो इंस्पेक्टर हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी ने उनको कहा, उस एमसीडी के इंस्पेक्टर ने एमसीडी के अंतर्गत आने वाले तमाम कर्मचारियों को धमकी दी कि आपको भाजपा की, मोदी की रैली में जाना होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अब इससे आहत मुसलमानों को तो नौकरी ना के बराबर है। तो अब जो हर्ट हुए हैं वो हिंदू ही तो हुए हैं। अब इन बाबा को सुनिए किस तरह से मोदी की रैली में जबरदस्ती एमसीडी के कर्मचारियों को ढकेला जा रहा है। देखिए, जितने भी दिल्ली के सरकारी कर्मचारी हैं उन पे एक आदेश थोप दिया गया कि आप सबको नरेंद्र मोदी की रैली में जाना है। जब मशीनों से वोट तो ले सकते हैं, लेकिन जब रैलियों में लोग नहीं आना शुरू हुए, तो ये देखिए हमारे आज संडे का दिन है, आज संडे का दिन है, आज नमस्ते नमस्ते, आज संडे का दिन है। ये सभी वो लोग हैं जो पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने के बाद आज छुट्टी का दिन था, परिवार के साथ बिताते, लेकिन एक ऐसा आदेश पास कर दिया गया कि सभी को मोदी जी की रैली में जाना है। क्यों भाई? मोदी जी की रैली में उनके कार्यकर्ता हैं, मोदी जी की रैली में उनके लोग आए। बीजेपी की रैली है ना कि सरकारी रैली है। सरकारी रैली हो, अगर जो आप ऐसे कर्मचारियों से रैली करवाएंगे तो क्या फायदा है? आप इन लोगों को बुला के भीड़ दिखा रहे हैं। हाँ, आप एक आदेश पास करें कि मोदी जी की रैली है, जिसका मन करे वो आए तो अच्छा है। अगर जो अपने मन से जाए तभी मजा आता है ना। तो ये तो जबरदस्ती वाली चीज तो बिल्कुल गलत है कि इन लोगों को भर के ले जाओ और दिखाओ कि हमारे पास लाखों लोग आज मोदी जी की रैली में आए नहीं, लाए गए, और वो भी जबरदस्ती। वो भी अगर जो ये बहनें आज छुट्टी का दिन होता, अपने घर पे अपने बच्चों के साथ रहती, अपने घर के काम करती, अपने परिवार के काम करती, ये कहाँ पे जाएगी भाई ये बस। देश का बेड़ा गर्क हो चुका है।
एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था हमारा क्या है जी, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन ये नहीं बताया था उस आदमी ने कि उस झोले में ये पूरा देश ले जाएगा। आज देश को गरीबी में और गड्ढे में ढकेल कर ये मोदी कहां भागने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। आपको पता है, विकास एक तरफ आपको दिखाया जाता है, दूसरी तरफ से आपका विनाश कर दिया जाता है। अब ट्रेन के अंदर रेलवे स्टेशन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। जैसे जहाज के अंदर एक लिमिट होती है कि आप इतना सामान लेकर जा सकते हैं, एक व्यक्ति 15 किलो सामान लेकर जा सकता है, ऐसे ही अब पूरा सिस्टम बदला जाएगा ट्रेन के लिए, रेलवे के लिए। जहाज का समझ में आता है कि यहाँ वेट ज़्यादा ना हो क्योंकि वह हवा में जहाज रहता है। यहाँ तो ट्रेन ज़मीन पर है लेकिन सरकार हवा में है, भाजपा हवा में है, इस घमंड में है कि इसका घमंड कोई नहीं तोड़ सकता। हम जो चाहे करेंगे क्योंकि राम का नाम ले लेंगे, शिव जी का नाम ले लेंगे, हिंदुत्व का नाम ले लेंगे और हिंदू दबाकर हमारा साथ देगा। इसी वजह से आज ये आज तक की रिपोर्ट है, जैसे एक लिमिट तक जहाज में आप सामान ले जा सकते हैं, ऐसे ही अब आपको एक लिमिट के अंदर ही ट्रेन के अंदर सामान ले जाना होगा। अगर आप ज़्यादा सामान लेकर गए, जो कि आप जाएंगे, ट्रेन से सफ़र करने वाले लोग तो सामान लेकर चलते ही हैं, तो अगर ज़्यादा सामान लेकर गए तो उसमें सरकार आपसे पैसा चार्ज वसूलेगी, पैसा लेगी, एक्स्ट्रा किराया लेगी। यानी आम आदमी को ऐसे निचोड़ दिया गया है। और 15 अगस्त पर मोदी आकर 1 घंटे से ऊपर का बयान फेंक के चले जाते हैं और आप ताली बजाते रह जाते हैं। पूरा देश का मीडिया मोदी मोदी मोदी, भाजपा भाजपा आपको पिछले 2014 से करता हुआ नजर आया है। आज जो देश में बर्बादी हो रही है, सबसे बड़ा हाथ इसमें गोदी मीडिया का है। जिस तंत्र का काम है सरकार सवाल करना, वही तंत्र अगर सिर्फ मोदी मोदी करने लगे तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। जब सरकार को डर ही नहीं होगा कि कोई मीडिया हमसे सवाल करेगा, क्योंकि सबको खरीदा जा चुका है, तो होगा क्या। कई बार विपक्ष के नेताओं ने गोदी मीडिया को ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड नंगा किया है, जलील किया है, लेकिन आज वो फिर भी नंगे होकर, खर्चे ज़्यादा है ना, लग्जरी लाइफ में खर्चे बड़े होते हैं, तो गोदी मीडिया को पता है मोदी जी बढ़िया पैसा दिलवा रहे हैं, तो बोलते रहो, जब सरकार दूसरी आएगी तो हम उसकी गाएंगे। ये तो बिन पेंदी के लोटे हैं, ये सिर्फ पैसे के हैं। आलोक शर्मा ने ऑन एयर भजपिल्लों को जलील किया है, कई बार किया है, हर बार किया है, और मोदी का बयान सुनाकर किया है। मुंह काला गोदी मीडिया का कई बार हुआ है, लेकिन ये हरामी हैं, नंगे हैं। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो। ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। वीडियो आ गया, डिबेट की बात श्वेता जी। जी नहीं, श्वेता जी, आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप। पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर देखिए, ये कुंठा छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि देखिए ये चीज के नाम पर। एक बात और, आज जिन बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को, किसी बड़े चेहरे को आप
हिंदूवादी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व देख रहे हैं तो उसके पीछे एक वजह है, या तो उसके खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं, एफआईआर है, उस पर कई केस चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का सीन चल रहा है, या उसकी कहीं ना कहीं पूंछ फंसी है। प्रोपेगेंडा नफरती फिल्म उदयपुर फाइल्स, जो फिल्म देश में दंगा करवाने की नियत से और मुसलमानों की इमेज खराब करने की नियत से बनाई गई, उसमें जो मेन कैरेक्टर है विजय राज, ये माचिस की तिल्ली, ये घटिया इंसान, जो एक्टर तो अच्छा है, लेकिन इसकी एक बात आपके सामने रख रहा हूं। आज जो प्रोपेगेंडा फिल्म कन्हैया लाल में मेन कैरेक्टर में है, एएनआई की ये खबर आप देख लीजिए, हो सकता है हमारे कवरेज के बाद एएनआई इस पोस्ट को डिलीट कर दे। 3 नवंबर 2020 की खबर है। एक्टर विजय राज अरेस्ट किए गए गोंडिया इलाके से। इल्जाम ये कि इन्होंने महिला क्रू मेंबर के साथ घटिया हरकत की और गंदे काम किए, उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की। वो केस और ऐसे न जाने कितने केस इस पर चल रहे होंगे, जिसकी धमकी देकर इससे ये काम निकलवाया गया और ऐसी फिल्म के इसे पैसे भी नहीं दिए गए होंगे। ये और बोल दिया गया होगा कि हिंदुओं की नज़र में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ जाएगा और जो केस तुम पर चल रहा है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे काम इन जो देश की जनता को लड़वाने का जैसा फिल्म बनाए वो अच्छा एक्टर नहीं हो सकता, वो घटिया ही एक्टर। अच्छा, भाजपा और भजपिल्लों का जो नकली राष्ट्रवाद है उसकी पोल मैं खोलता हूं। ये देखिए, भारत पहुंचे हैं चीन के विदेश मंत्री, ये देख लीजिए। आहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल चीन के विदेश मंत्री से वांग यी से मुलाकात कर रहे हैं हैदराबाद हाउस में, भारत में। अब अंडवे जो बाइकॉट गैंग थे वो खामोश रहेंगे। इस वीडियो को मैं आपको लूप में दिखाकर भजपिल्लों की औकात बताना चाहूंगा और मेरी आवाज को जरा ध्यान से सुनिएगा। यही वो चाइना है जिसने भारत के खिलाफ चीन की मदद की। यही वो चाइना है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों को कत्ल किया, शहीद किया। चीन हमारी सरजमीन पर अतिक्रमण कर बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ इसने खुफिया जानकारी शेयर की, ये बात खुद सेना के प्रमुख ने कही। और इधर मोदी सरकार गर्मजोशी से देश से खुल्लम खुल्ला गद्दारी करके हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन के साथी दुश्मन चीन से हाथ मिला रहे हैं। अब कोई अंधभक्त ये नहीं कहेगा मोदी जी लाल आंख कहाँ है, बल्कि अब तो अंधभक्तों के खैमों में खुशियां मनाई जा रही है कि माँ हमें तीसरा नया बाप मिल गया। माँ, कल तक हम कहते थे मेरे 2 बाप, मेरे 2, आज माँ हम कहेंगे हमारा 3 बाप। बाप जितने ज्यादा हो उतना मजा ज्यादा आता है। माँ, यह है अंधभक्तों की जिंदगी, झंड जिंदगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर सच इतने हैं जितने भजपिल्ले कभी जिंदगी में बोल नहीं पाएंगे पूरी जिंदगी में। तो इस 30 मिनट की वीडियो में 3 लाख का जो सच शेयर कर रहा हूं, दबा के शेयर कीजिए। जय हिंद। तो दोस्तों, मजा आया इस तरीके का न्यूज़ देखने के लिए राजाग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। सही खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा।